हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन। आज से हम आपके यूपीएसएससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य यानी यूपीएसएससी जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले ही अभी आउट हुआ था, उससे रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको सेट वाइज सेट, एक तो उनके आंसर भी देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So before we start the session, Food Tech Online ने यूपीएसएससी फूड एनालिस्ट का एक डेडिकेटेड आपको कोर्स लॉन्च करके दे दिया है। इस कोर्स के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे डिटेल में कवर किए गए हैं और साथ में जो नए सब्जेक्ट्स इस बार आपके सिलेबस में जुड़े थे, जिनमें था कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, इन दोनों के ऊपर भी आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस इजीली मिल जाएगी। साथ में इस कोर्स में जो भी इनरोल होगा उसको अब की बार रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ लाइव क्लासेस का भी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके फीचर्स आप देख सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस मिलेगी फ्रॉम द वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन। देन इसके अंदर आपको ई बुक्स दी जाएगी। उसके बाद हर टॉपिक या हर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके अंदर आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और खासकर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वीडियो होते हैं वो सब भी आपको इसमें दिए जाएंगे विद द डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन। अब आप कहोगे कि ये एग्जाम में तो ये दो नए सब्जेक्ट कंप्यूटर और अपना जो जीके है उसका तो कभी पहले पेपर हुआ नहीं, तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे दोगे? तो उसकी जगह पे आपको जो अदर एग्जाम्स है आपके यूपी के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए जाएंगे इस लेवल के। और उसके अलावा जो भी अदर फूड सेक्टर के एग्जाम्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियोस में मिलेंगे। उसके अलावा डेडिकेटेड ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें आप 24/7 कोई भी डाउट पूछ सकते हो और उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है इस कोर्स के बारे में तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। और आप फूड टेक ऑनलाइन के ऐप को मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, एक बार जरूर विजिट करें। उस पर आपको इस कोर्स में एनरोल होने में भी आसानी होगी। और दूसरा, अगर आप कोई और कोर्स ढूंढ रहे हैं या फिर कई फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उस सब में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब शुरू। Carbohydrates are again a very basic question in this topic. The definition of carbohydrate or the meaning of carbohydrate is asked. Options are polyhydroxyaldehyde and phenols, polyhydroxyaldehyde and ketones, polyhydroxyketones and phenols, and the last one is polyhydroxyphenols and alcohols. अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को इसकी नेम से ही अगर हम ड्राइव करना चाहें इसकी डेफिनेशन, तो हमें यहाँ पे दो वर्ड देखने को मिलेंगे। एक तो है कार्बन और दूसरा है हाइड्रेट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये दरअसल इनिशियल डेफिनेशन दी गई थी कार्बोहाइड्रेट्स की। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तीन एलिमेंट से मिलकर बने हुए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जब हमने फर्दर स्टडीज की तो कई सारे ऐसे कंपाउंड्स मिले जो कि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं थे, लेकिन इसकी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली कंडीशन या फिर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CH2O की पावर m, जिसमें m जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 होता है, इस फॉर्मूला को, केमिकल फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स थे नहीं, जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो उस कंडीशन में हमें देखना पड़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स की और कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है। तब हमें पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो है ही, लेकिन उनके साथ दो ऐसे ग्रुप भी जुड़े होते हैं जो बाकी कंपाउंड्स में हमें नहीं देखने को मिलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में। और वो कौन से दो ग्रुप होते हैं? एक तो होता है हमारा एल्डिहाइड और दूसरा ग्रुप हमारा होता है कीटोन। इसी बेसिस पे एल्डोजेज और कीटोजेज, ये दो तरह की शुगर्स भी आगे हम देखेंगे ड्राइव होती है। तो एक तो हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा हमारे हो गए कीटोन्स ग्रुप। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास आएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। The next one is structural polysaccharide group। अब हमें बताना है इनमें से कौन से स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स हैं। ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, चिटिन, सेलुलोज स्टार्च चिटिन, सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन, सेलुलोज ग्लाइकोजन चिटिन। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। हम सबको पता है कि जो हमारे शुगर्स का क्लासिफिकेशन है उसको हम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट इन अ चेन के हिसाब से करते हैं। जैसे सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ किसी भी कार्बोहाइड्रेट की कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड, जिसके अंदर ओनली एक हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बिना किसी लिंकेज के दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ।
उसके बाद आते हैं हमारे डाइसैकेराइड, जिसके अंदर दो हमारे मोनोसेकेराइड यूनिट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर जिसे हम कहते हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं और एज अ चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेके 10 यानी 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में लिंक होती है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और लास्ट में आते हैं पॉलीसेकेराइड, जिनके अंदर मोर देन हमारे 10 कार्बोहाइड्रेट या अपने मोनोसेकेराइड चेन्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, पॉलीसेकेराइड मतलब मैनी हो गया और सेकेराइड्स का मतलब होता है यहाँ पे शुगर्स, यानी कि बहुत सारे शुगर्स जब हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबको पता है दूसरा नाम क्या होता है, शुगर्स होता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो मोर देन 10 कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसेक्राइड यूनिट जब मिल जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड बनते हैं। अब ये तो हो गए इनके नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड या सिंपलेस्ट मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड वह पॉलीसेक्राइड होते हैं जो हमारी बॉडी में एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी उन्हें एक्यूमुलेट करती है। जैसे स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन हमने ग्लूकोज के जब हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तब अच्छे से समझा था कि जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाता है तो उसे हमारी बॉडी ग्लाइकोजन की फॉर्म में लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करती है। और ये जो ग्लाइकोजन है, मान लो आपने कभी हैवी एक्सरसाइज कर ली या फास्टिंग कर ली तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तब ये स्टोरेज फॉर्म को बॉडी डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज करके यूज करती है ग्लाइकोजन को। वैसे ही जो वर्क ग्लाइकोजन का स्टोरेज फॉर्म में बॉडी के अंदर हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर वो फॉर्म होती है स्टार्च की। और जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होते हैं वो हमारे एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वो हमारी जो प्लांट स्पीशीज है या ह्यूमन बॉडी या डिफरेंट इंसेक्ट है उनके अंदर एज अ बिल्डिंग मटेरियल वर्क करते हैं। उनकी डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज को एज अ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। हालांकि जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है वो मोस्टली हमारे ह्यूमंस में कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल का वर्क है वो प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, पहला है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, चिटिन, सेलुलोज स्टार्च, चिटिन, सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन, सेलुलोज ग्लाइकोजन चिटिन। अब इसमें देखो ग्लाइकोजन मैंने आपको बता दिया एक तरह का क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है और एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी का। स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दो ऑप्शन चलेगा, ये ऑप्शन भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। वहीं अब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो सेलुलोज और जो हेमी सेलुलोज होते हैं वो हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारी जो प्लांट सेल है उसका जो आउटर कवरिंग है या फिर जिसे हम सेल वॉल भी कहते हैं उसको डेवलप करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। वहीं जो चिटिन है वो हम अपने एक वर्ड सुना होगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। ये एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए हमारा चिटिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ये दरअसल एक हार्ड कवरिंग होती है किसी भी इंसेक्ट की बॉडी पे जो उसे फिजिकल डैमेज या फिर किसी भी हम कह सकते हैं चोट से बचाती है। तो इस वजह से ये देख सकते हैं आप, ये उसका एक्सोस्केलेटन या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाने का काम आ रहा है। वहीं सेल वॉल जो कि प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए हेमी सेलुलोज और सेलुलोज यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमें बताना है न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड्स आर। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास है स्टार्च ग्लाइकोजन, स्टार्च चिटिन, स्टार्च सेलुलोज और स्टार्च ग्लूकोज। अब अगर हम न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड का मतलब देखें तो वह पॉलीसेकेराइड जो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें या फिर नॉर्मली जिसे हम कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। सो अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करें तो लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन स्टार्च और ग्लूकोज। अब स्टार्च मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी एनर्जी सोर्स है, लेकिन यहाँ पे नोटिसेबल बात यह है कि हमसे क्वेश्चन में पॉलीसेकेराइड पूछा गया है, जबकि ग्लूकोज हमारा जो होता है वो हमारा होता है एक तरह का मोनोसेकेराइड, यानी ये सिंगल शुगर हमारी होती है। सेकेंड, राइट। इस वजह से ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ग्लूकोज एज द न्यूट्रिशनल
कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन ये मोनोसेक्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गया। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो इसमें देखो स्टार्च को फिर से क्या हो गया, एक तरह का न्यूट्रिशनल पॉलीसेक्राइड हो ही गया, लेकिन चिटिन हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है और ये न्यूट्रिशन नहीं, जबकि हमने अभी डिस्कस किया है जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए एक्सोस्केलेटन बनाने का काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में कई बार कंफ्यूजन होता है। अगर हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है ग्लूकोज का बॉन्ड, हमारा ग्लूकोज से होना, और ये दो नहीं होते, कई सारे बॉन्ड्स होते हैं। मैंने आपको बताया पॉलीसेक्राइड है तो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होंगे। वहीं जो हमारा सेल्यूलोज होता है इसका स्ट्रक्चर भी होता है ग्लूकोज इज बॉन्डेड विद ग्लूकोज, और ये भी कुछ इसी तरह से पॉलीसेक्राइड होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्च है वो तो न्यूट्रिशनल हमारा पॉलीसेक्राइड है, मतलब ये बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी की फॉर्म्स बनाएगा और बाद में हमारी बॉडी को वर्किंग करने में हेल्प करेगा। वहीं सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। सो कई बार कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, मेजर चेंज या फिर फर्क या फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो जो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है इसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया जब भी दो कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसेक्राइड या फिर कोई भी डाइसेक्राइड कोई भी कार्बोहाइड्रेट चेन जुड़ेगी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगी। और यहाँ पे जो इसका नेचर है स्टार्च के केस में वो है अल्फा ग्लाइकोसिडिक। वहीं दूसरा केस अगर हम सेलुलोज का लें तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारा इसी बॉन्ड के अंदर। कैसे आएगा, यहाँ पे जो ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक नेचर का। तो इससे क्या हुआ, अब जब हम दोनों को कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, ये हमने डाइजेशन का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है सभी ह्यूमन न्यूट्रिएंट के कोर्स के अंदर, उसके अंदर अच्छे से पढ़ा कि जो स्टार्च का डाइजेशन हमारा करता है अल्फा अमाइलेज, जो कि एक तरह का एंजाइम होता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ अल्फा अमाइलेज ही प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो स्टार्च है उसका तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ देगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को, और उसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन वहीं सेलुलोज की बात करें तो इसके अंदर हमें इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूरत होती है बीटा अमाइलेज की, क्योंकि इसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, बीटा ग्लाइकोसिडेज। और ये बीटा जो अमाइलेज होता है ये हमारी बॉडी में होता है एब्सेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसकी वजह से ये जो सेल्यूलोज है इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये भी हमारा न्यूट्रिशनल एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, जबकि ये एक तरह का डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में फिर भी बेनिफिशियल होता है एज अ डाइटरी फाइबर। वही इसमें ये आंसर भी इस वजह से एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ये दोनों क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है या फिर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एक हमारे प्लांट के अंदर और एक हमारा ह्यूमंस के अंदर। तो ग्लाइकोजन तो सिंपली बाद में नीड होने पे टूट के ग्लूकोज बनाएगा जिससे एनर्जी ड्राइव होगी। वहीं स्टार्च क्योंकि अल्फा अमाइलेज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो इस स्टार्च को बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देगा जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, और उन स्मॉल चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड से हम फर्दर एटीपी जनरेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर ट्राइयोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइयोसिस। अब हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से ट्राइयोस कौन सा है जो कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। सो जनरल फॉर्मूला या जनरल केमिकल फॉर्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट का देखें तो वो होता है CH2ON, और जिसके अंदर ये जो N की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगी 3 के, यानी कि मिनिमम 3 कार्बन एटम्स का प्रेजेंट होना चाहिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप बनाने के लिए। सो इस फॉर्मूले को अगर हम सेटिस्फाई करें तो हमारे जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आएगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा C3H6O3, और ये स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है क्रिस्टल एल्डिहाइड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। बाकी अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो राइबोस जो होते हैं हमारे वो एक तरह के पेंटोजेस होते हैं। पेंटोजेस का मतलब है जिनके अंदर C5 हमारा बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, यानी कि कार्बन के टोटल 5 एटम्स प्रेजेंट हो। वहीं जो राइब्यूलोज होते हैं ये हमारे पेंटोजेस होते हैं, और ये सिर्फ हमारे इस तरीके से डिफरेंट होते हैं राइबोस से
कि राइबोज हमारा एक तरह का एल्डोज होता है। मैंने आपको बताया था कि इस केमिकल फॉर्मूले में हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा और इसमें हमें एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ी कि इस केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट को कंसीडर करेंगे। सो इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है एल्डिहाइड, इसलिए उसको हम कह देते हैं एल्डोजेज। बाकी अगर राइबोलोज की बात करें तो ये भी एक पेंटोजेज है, यानी सेम स्ट्रक्चर होगा केमिकली तो, लेकिन जो हमारा एडिशनल ग्रुप हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कीटोन, इसलिए हम कह देंगे इसे कीटोसिस। ये हमने अभी देखा था कि आगे हम कीटोसिस और एल्डोसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई करेंगे। और वहीं ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज हमारा C6 कार्बन के साथ में एक हेक्सोज होता है, और ये इसके अंदर भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड, इसलिए ये क्या है, एल्डोज है। तो ये बाकी ऑप्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया। और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में तो आप देख ही पा रहे हो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एक तरह का ट्राइओज है। तो ये बात हमें इन सब के बारे में जाननी जरूरी है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरिंग इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। मतलब वह कंपाउंड्स जिनके अंदर जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा ग्लूकोज और लैक्टोज। जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है दोनों का केमिकल फॉर्मूला हमारा सेम होता है, यानी कि C6H12O6, और यही होता है ग्लैक्टोज का। लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है इनका असिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर, वो पूरा अलग होता है। यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स होते हैं, सेंट्रल या फिर स्पेशल कार्बन एटम, या फिर जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसके चारों ग्रुप जो होते हैं या फिर चारों वैलेंसी जो होती है वो अलग अलग एटम्स के या फिर एलिमेंट्स के द्वारा फुलफिल की जाए, वो इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन या इस तरह के जो रिलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या हो गए, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। Next one, again a very simple question. In polysaccharides, monosaccharides units are joined by। अब ये हमने बहुत डिटेल में अभी डिस्कस किया है कि कौन सा बॉन्ड होता है दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में या फिर दो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में लॉन्ग चेन या फिर पॉलीसेक्राइड्स बनाने के लिए। क्या वह पेप्टाइड बॉन्ड होता है? नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के बीच में होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या वो ग्लूकोज बॉन्ड होता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो कोवलेंट बॉन्ड होता है? बिल्कुल नहीं। सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी के बेसिस पे हमने स्टार्च और सेलुलोज में डिटेल में भी डिफरेंस भी पढ़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज इज। अब हमें बताना है सुक्रोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या ट्राइओज। तो उसके लिए हम देखते हैं सुक्रोज दरअसल बना किससे होता है। सुक्रोज हमारा बना होता है एक ग्लूकोज के कंपाउंड से, जिसका एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है फ्रुक्टोज के साथ। तो इस हिसाब से क्या हो गया, जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो, ये हो जाएगा एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल या फिर डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। और ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, इन दोनों में भी आप देखोगे कि C6H12O6 यहाँ पे प्रेजेंट है और यही C6H12O6 प्रेजेंट है, यानी दोनों क्या हेक्सोजेस है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो हमारा हो जाएगा एल्डोसिस या फिर एल्डोस, या और वहाँ पे अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कीटोस। वही एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के जो प्रेजेंस है उसके डिफरेंस से ही दो अलग अलग शुगर या फिर मोनोसेक्राइड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सुक्रोज क्या हो गया, एक डाइसेक्राइड हो गया। वहीं सुक्रोज को अगर हम जनरल टर्म में जो नाम से जानते हैं वो होता है केन शुगर, यानी कि शुगर केन से मिलने वाला मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट। और ये जो केन शुगर है ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा एज अ सोर्स ऑफ शुगर। सबसे चीप सोर्स ऑफ शुगर या फिर कार्ब्स में से एक है हमारा सुक्रोज। और जो भी हम चीनी लाते हैं मार्केट से वो सारा यही केन शुगर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टोज और डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ। ये जो है हमारी डेयरी इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कार्बोहाइड्रेट के केस में, कि लैक्टोज जो डाइसेक्राइड है वो किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज लैक्टोज, ग्लूकोज सुक्रोज, ग्लूकोज राइबोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज एंड लैक्टोज से मिलकर बना होता है हमारा लैक्टोज का मॉलिक्यूल।
और ग्लूकोज और लैक्टोज क्या है, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो लगभग सेम है, लेकिन ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है डिफरेंट एटम्स का अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम, वो अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लैक्टोज की बात करें तो मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिल्क में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला कार्बोहाइड्रेट है या फिर शुगर्स का जो सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क के अंदर, वो हमारा होता है लैक्टोज। उसके अलावा ये जो शुगर होता है, ये हमारा 1/6 लीटर होता है कैन शुगर या सुक्रोज से। क्योंकि जो भी हम शुगर देखते हैं उन सबको हम सुक्रोज के या फिर केन शुगर के पैरामीटर पे उनकी स्वीटनेस को हम मेजर करते हैं कि ये कितना टाइम्स ज्यादा स्वीटनर है या कितना टाइम्स कम स्वीट है केन शुगर से। तो सुक्रोज की बात करें तो ये 1/6 टाइम्स होता है सुक्रोज से स्वीटनिंग एजेंट का। ठीक है, तो ये हो गई लैक्टोज के बारे में मेन बात। Next question is, starch consists of unbranched amylose and branched amylopectin, branched amylose and branched amylopectin, unbranched amylose and unbranched amylopectin, and none of the above. अब ऑब्वियस क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि इतनी देर तो हम कह रहे थे कि जो हमारा स्टार्च होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ एक पॉलीसेक्राइड होता है, तो अब ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहाँ से आ गए? दरअसल जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं ये भी एक ग्लूकोज के ही पॉलीसेक्राइड होते हैं, जो कि दोनों जुड़कर स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर अगर ये दोनों भी ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड है तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? सो उसके लिए पहले हम इस आंसर को पता कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनब्रांच्ड अमाइलोज और ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन। सो अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो अमाइलोज होते हैं वो अनब्रांच्ड नेचर की ग्लूकोज लॉन्ग पॉलीसेक्राइड चेन होती है, और वहीं अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस के फॉर्म में एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो स्टार्च के अंदर अराउंड 15 to 20% ही हमारे अमाइलोज प्रेजेंट होते हैं, और 80 to 85% स्टार्च के स्ट्रक्चर के अंदर हमारी अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होती है, और ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़कर स्टार्च बनाते हैं। तीसरा, ये जो होते हैं वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, वहीं जो हमारे अमाइलोज होते हैं ये हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल नेचर के। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका अनब्रांच नेचर इन्हें बनाता है वाटर सॉल्युबल, और इनका ब्रांच नेचर अमाइलोपेक्टिन का इन्हें बनाता है वाटर इनसॉल्युबल। तो ये मेजर तीन डिफरेंस है जो हमें याद रखने हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में। और ये भी ध्यान रखना है ये दोनों जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो हमारा बनता है स्टार्च। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर? अब शुगर्स जो होती है हमारी, उनके नेचर के बेसिस पे हम उन्हें दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरी हमारी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? यह वह शुगर्स होती है जिनके अंदर कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये शुगर्स हमारे सॉल्यूशन फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को क्या कर देती है? इजिली रिड्यूस कर देती है। टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक तो फैलिंग मेथड होता है, फैलिंग टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा बेंडिक्स टेस्ट होता है, बेनेडिक्स, और बारकोड टेस्ट भी रिड्यूसिंग शुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। वहीं नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है उनके अंदर ये फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने के कारण वो रिड्यूसिंग एक्शन शो नहीं कर पाती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अब ये बहुत गौर से देखने वाली बात है कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स हैं, उनमें आप ग्लूकोज ले लो, माल्टोज, हमारे लैक्टोज खासकर, ये सारे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं।
लेकिन जो डाइसैक्राइड होते हैं इनके अंदर हमारा एक एक्सेप्शन होता है, जो कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर का हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, वो होता है सुक्रोज। यानी कि सारे डाइसैक्राइड हमारे रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन जो सुक्रोज है हमारा, वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शुगर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में क्वेश्चन होता है कि कौन सा डाइसैक्राइड नॉन रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, वो है हमारा सुक्रोज। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ग्लूकोज हमारा क्या है, एक मोनोसेक्राइड है जो कि रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। वहीं सुक्रोज की बात करें तो मैंने आपको बता दिया ये इकलौता ऐसा डाइसैक्राइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि हमें इधर क्या बता रहा था, नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सुक्रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। When all monosaccharide in a polysaccharide are same type, then polysaccharide is called. अब इसमें हमें बताना है कि जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो आपस में जुड़ के एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, ये हम देख चुके हैं, अगर वह सेम नेचर के हों तो इसको हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम पॉलीसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम दो तरह के सेक्राइड्स को पढ़ते हैं इसके अंदर। एक तो होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड या फिर होमोसेक्राइड्स और होमोग्लाइकन, और दूसरे होते हैं हेट्रो पॉलीसेक्राइड या हेट्रोसेक्राइड्स या फिर हेट्रोग्लाइकन। तो होमोपॉलीसेक्राइड जो होते हैं उनके अंदर हमारे जैसे आते हैं स्टार्च, देन वी हैव सेल्यूलोज, देन वी हैव ग्लाइकोजन। ऑन दी अदर हैंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास आएंगे चिटीन, then we have glucan, then we also have heteropolysaccharide as मैंने। सो ये हमारे होते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली ऑप्शन से भी आंसर पता कर सकते हो। ओलिगोसैकेराइड्स मैंने आपको बताया था, वह जिनके अंदर 2 to 10 हमारे मोनोसैकेराइड्स रिपीट हो रहे हो, तो ये तो पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो अगर ये पॉलीसैकेराइड नहीं है तो इसमें फिर सेम ग्रुप होना या डिफरेंट होना उसकी तो बात ही नहीं आती। देन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है या फिर जिसे हम होमोग्लाइकल भी कह सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन तो सिर्फ इसका एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल हो गया, बाकी स्टार्च और सेलुलोज भी होते हैं, तो एक बार हम ग्लाइकोजन को भी नहीं देख सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होमोग्लाइकन, और हेट्रोग्लाइकन में तो डिफरेंट ग्रुप होंगे जबकि हमें सेम टाइप ग्रुप बताने थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना है रिलेटेड टू पॉलीसैकेराइड्स। तो पहला स्टेटमेंट है कंटेन मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट व्हिच मे और मे नॉट बी द सेम काइंड। सेकंड स्टेटमेंट है फंक्शन मेनली अ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपाउंड, आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने अभी तक भी इस लेक्चर को पूरा कंटिन्यू किया है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर अभी तक दे पाओगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कंटेन मेनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट विच मे और मे नॉट बी द सेम। तो क्या पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं? जी हाँ, ये सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए एक लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड की होती है जो पॉलीसैकेराइड बनाती है। देन नेक्स्ट वन इज मे और मे नॉट बी सेम काइंड। अगर सेम काइंड के हुए तो कौन से होंगे? होमोसैकेराइड, ये हमको पता है। और मे नॉट बी दी सेम काइंड, अगर सेम काइंड के नहीं हुए तो हमारे कौन से हो जाएंगे? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट पूरा पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, फंक्शन मेनली एज स्टोरेज और स्ट्रक्चरल कंपाउंड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हमने पढ़ी थे, स्टार्च और ग्लाइकोजन, और वहीं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में हमने अभी पहला क्वेश्चन ही इसी पे डिस्कस किया था जिसमें थे चिटीन, देन वी हैव हेमीसेल्यूलोज, देन वी हैव सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई करा। तीसरा, आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन कनेक्टिव टिश्यू। अब बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें हम सबको बताए आते हैं कार्टिलेजेस, टेंडन्स, स्किन, ब्लड वेसल्स। तो ये सारे हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में या फिर हमारी मसल्स को मसल से और बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से इनमें क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? हाँ,
इसमें दरअसल म्यूकोप्रोटीन की फॉर्म में हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोप्रोटीन मतलब इसका जो हमारा ये कार्टिलेजिस टेंडन बने होते हैं मेनली तो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन उस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर 5% तक हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। 5 to 10% भी कई बार ये रेशियो हो जाता है, लेकिन मेनली 5 to 6% हम इसे कहते हैं। तो इनको हम म्यूकोप्रोटीन कह देते हैं, हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कह देते हैं। उसके बाद में बात आती है कि एक और हमारी बॉडी में कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं जो इन कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हमारे आते हैं इलास्टिन्स, देन वी हैव कोलेजन। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में भी हमारे पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब हमें बताना है कि सेलुलोज जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है, हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। हम सब ने ये तो देख लिया था ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, लेकिन ग्लूकोज भी हम सबको पता है दो फॉर्म में मिलता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो जो सेलुलोज होता है वो हमारा बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, बीटा ग्लूकोज से। और बीटा ग्लूकोज का ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो ये बीटा ग्लूकोज की जो चेन है ये आगे फर्दर बढ़ती जाएगी, बहुत लॉन्ग चेन बन जाएगी। और इसके बीच में जो बॉन्ड था वो कौन सा था, बीटा ग्लूको ग्लाइकोसिडिक। और इसी की वजह से ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखते ही मार्क हो रहा था बीटा ग्लूकोज। The next one is condensation of two monosaccharides yield। अगर दो मोनोसेक्राइड जब कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जब कोई भी हमारा मोनोसेक्राइड या शुगर कंडेंसेशन रिएक्शन में जाता है तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है अपने अदर ग्लूकोज या फिर अदर शुगर या मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के साथ में। और उसकी वजह से हमारी जो कार्बोहाइड्रेट चेन है वो बढ़नी शुरू होती है। मान लो अगर दो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड के, वो कंडेंसेशन रिएक्शन में जा रहे हैं तो डाइसेक्राइड देंगे। 10 से ज्यादा ऐसे ही मोनोसेक्राइड हमारे मॉलिक्यूल्स है और वो कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएंगे तो वो हमारा एक पॉलीसेक्राइड चेन बना देंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन को दोबारा देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो मोनोसेक्राइड्स की बात हो रही है। तो जब दो कंडेंसेशन मोनोसेक्राइड जाएंगे तो मैंने आपको बताया क्या मिलेगा, हमें डाइसेक्राइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। पॉलीसेक्राइड कब मिलेगा, जब दो से मतलब 10 से भी ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट इस प्रोसेस में जाए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और लास्ट के दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं कि लार्ज अमीनो एसिड चेन तो बनती है प्रोटीन्स के अंदर, और लार्ज बीटा शीट्स भी हमारे प्रोटीन्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा डाइसेक्राइड। अब हम यहाँ देख सकते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस होता क्या है विद द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं या कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है जो कि एक डाइसेक्राइड होता है उसको हम कहते हैं माल्टोज। तो अगर हम अब देखें कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें टोटल हमारे कितने कार्बन एटम होते हैं, टोटल हमारे होते हैं 6 कार्बन एटम। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का होता है और जिसमें एक एल्डेहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरा हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का सेम। यहाँ पे C5 होगा, CH2OH यानी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या फिर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे एक C1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 मॉलिक्यूल है। देन वी हैव C4 here which is connected to a again oxygen molecule and then it connected to C5। अब यही अगर कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जाएंगे तो यहाँ से रिमूव होगा हमारा H2O यानी वाटर, और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में। ये स्ट्रक्चर तो एज इट इज है, C5O C1, then we have C2 C3 C4 C5 एंड CH2OH। यहाँ पे जो चेंज आएगा वो होगा इस C1 के अंदर, कैसे चेंज होगा वो भी देखते हैं। और यहाँ का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा C5 देन C1 C2
then we have C3, here we have C4, which is connected to one oxygen here, और यही यहाँ पे इसकी जो एक वैलेंसी होगी C4 की, अब वो C5 पूरा करेगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन होगा ये इसके C1 टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, किसके, हमारे फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया C1 के साथ और एक बन गया C4 के साथ, तो इसको हम कह देंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, इसी के कारण हमारा क्या मिल जाएगा, हमें माल्टोज स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक OH मॉलिक्यूल निकलेगा, और वो दोनों मिलकर हमारा क्या यील्ड कर देंगे, प्लस में, या फिर हमने यहाँ दिखाई दिया -H2O निकाल देंगे। तो इस तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे का C4 के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो आपस में जुड़ेगा और एक डाइसैकराइड मोनोसैकराइड से हमें मिल जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने इसका केमिकली रिएक्शन भी देख लिया है। नेक्स्ट आता है a carbohydrate is found in DNA is options है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज एंड ऑल ऑफ दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर हम डीएनए की टर्म्स को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म यही होती है। तो इसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीराइबोज। अब इससे हमारा आंसर तो मिल गया। और अगर हम डीऑक्सीराइबोज की फर्दर बात करें तो ये होता है पेंटोज, या फिर जिसे हम कहते हैं ये होता है राइबोज शुगर ही है, लेकिन इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन एटम, उसकी क्या होती है, कमी होती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन इज मिल्क शुगर इज मेड अप ऑफ, या फिर मिल्क शुगर को मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बता दिया था, क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। और लैक्टोज किससे मिलकर बन रही थी, हमारे ग्लूकोज और लैक्टोज की जब मिल रहे थे आपस में तो हमारी बन रही थी लैक्टोज शुगर। नाउ एल एंड डी आर। अब हम सबको पता है कि हमने कई जगह देखा होगा डी ग्लूकोज देन एल ग्लूकोज, ये दो तरह की फॉर्म हमें ग्लूकोज की देखने को मिलती है। सो ये दरअसल है क्या, ये दरअसल होते हैं ग्लूकोज के मिरर इमेज। कि अगर ग्लूकोज का एक तरफ जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी मिरर इमेज देखें, जिसमें जो राइट में था वो लेफ्ट में हो जाएगा और जो लेफ्ट में था वो राइट साइड में चला जाएगा, तो हमें ग्लूकोज की दूसरी फॉर्म या फिर कार्बोहाइड्रेट की, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है। और ये जो मिरर इमेजेस होती है, इन्हीं को हम कहते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो अब एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे बीच में मान लो एक मिरर लगाया रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ग्लूकोज का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक H होगा, कार्बन एटम 1, देन कार्बन एटम सेकंड है देयर वन OH, here it has H, then carbon atom second, carbon atom third, which have here one H and OH। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, OH, H, carbon atom 4, carbon atom 5 have similar configuration or similar structure, and the last one is CH2OH, जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप भी कह देते हैं। उसके बाद में अगर इसकी मिरर इमेज देखें, जो मैंने आपको बताया लेफ्ट में था राइट में हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एल ग्लूकोज। जैसे H यहाँ रहेगा, कार्बन एटम 1 का जो ऑक्सीजन था वो इस साइड में हो जाएगा, कार्बन एटम 2 में जहाँ पे OH था पहले वहाँ पे H हो जाएगा, और जहाँ पे H था वहाँ OH हो जाएगा। देन कार्बन एटम 3 वी हैव OH, H, कार्बन एटम 4 वी हैव H and OH, कार्बन एटम 5 we have again H here, and here we get OH, and last one is CH2OH। so कुछ इस तरीके से जो पूरा मिरर इमेज हमें देखने को मिलेगी ग्लूकोज की। और इसी तरीके से जो ये सेट ऑफ हमें मिरर इमेज है, इसको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। नाउ स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज, ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे ट्राइओजेस होते हैं वो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलती है,
और इसके अंदर भी जो हमें ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है उसको हम स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं। देन ग्लूकोज हमारा एक हेक्सोज है, फ्रुक्टोज भी एक हेक्सोज है और ग्लैक्टोज भी हमारा स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन which we discussed already. Now again a question related to isomerism that alpha D glucose and beta D glucose are. तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों में ग्लूकोज है, डी फॉर्म प्रेजेंट है, डिफरेंस आता है अल्फा और बीटा का। अब ये अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है हमें वो बताना है। तो अगर हम साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देखें, जैसे यहाँ पे एक C5 एटम होगा, यहाँ पे C1 होगा और उसके बाद ये जो C1 होगा यहाँ पे मान लो एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा C2 फॉर्म आएगा, देन वी हैव C3 हेयर, C4 हेयर एंड अगेन विच इज कनेक्टेड टू C5 और इस C5 से C6 यानी कि CH2OH एक एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड होता है। ये दरअसल एक साइक्लिक फॉर्म होती है ग्लूकोज की। अब इस साइक्लिक फॉर्म के अंदर जब हमारे कार्बन एटम 1 के ऊपर जो OH और H कनेक्टेड हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इनमें चेंज आता है। मतलब यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है। वहीं अगर इसी C1 पे H ऊपर हो जाए और OH नीचे हो जाए तो इसकी जो आइसोमरिज्म की फॉर्म चेंज हो गई और हमें एक नया आइसोमर मिल गया ग्लूकोज का। तो यही जो होते हैं ये होते हैं अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये जो आइसोमरिज्म की हम कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम क्लासिफाई करते हैं एनोमर्स के अंदर। यानी कि अल्फा और बीटा फॉर्म क्या है, दोनों एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। Next one is in glucose, the orientation of the H and OH group around the carbon atom fifth adjacent to terminal primary alcohol carbon determine. अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये कह रहा है जो हमारा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में C5 कार्बन एटम होता है जो कि CH2OH यानी एक अल्कोहलिक ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप से कनेक्टेड होता है, अगर इसकी H और OH की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो हमें कौन से आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। मान लो जैसे C5 पे इधर OH था इधर H था, और वहीं अगर इधर OH हो जाए और यहाँ पे कार्बन एटम पे कह सकते हैं कि H हो जाए और नीचे हमारा CH2OH ग्रुप एज इट इज रहे, तो ये जो आइसोमरिज्म हमें देखने को मिल रहा है C5 कार्बन एटम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ HOH चेंज होने पे उसे हम किस फॉर्म में देखेंगे। तो ये जो फॉर्म होती है जिसके अंदर इस साइड में OH प्रेजेंट होता है ग्लूकोज की और इस साइड में H प्रेजेंट होता है C5 के, उसे तो हम कह देते हैं D फॉर्म। और वहीं अगर यहाँ पे H प्रेजेंट हो और इधर OH प्रेजेंट हो C5 कार्बन एटम पे तो उसे हम कह देते हैं L फॉर्म। तो इस तरीके से D और L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल शुगर। मतलब जो टेबल शुगर होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर अगर मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊं तो टेबल शुगर को ही हम कहते हैं केन शुगर। तो अब हमने शुरुआत में डिस्कस किया था तो आप इजीली पता कर सकते हो कि केन शुगर जहाँ आ रहा है मतलब इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। तो सुक्रोज को ही हम कहते हैं केन शुगर नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now next again a very simple question. Monosaccharide are aldoses, ketoses, both and none. ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वह मोनोसेक्राइड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं एल्डोजेस और वह मोनोसेक्राइड जिनके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं कीटोजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। कीटोजेस का अच्छा एग्जांपल हमने देखा था फ्रुक्टोज जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था और एल्डोजेस का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा था ग्लूकोज। सो दिस इज अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाइलोपेक्टिन हैज। अब अमाइलोपेक्टिन हमने देखा था कि जो ग्लूकोज का एक ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड होता है, यानी कि ग्लूकोज इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं स्ट्रेट चेन में भी, और कुछ ग्लूकोज इसमें कुछ ब्रांच फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड होता है जो स्टार्च के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये हमने देखा था शुरुआत में। अब इसमें हमें बताना है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। ऑप्शन है बीटा 1,4, बीटा 1,6 लिंकेज, बीटा 1,2 लिंकेज, बीटा 1,4 एंड अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,2 लिंकेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अल्फा हम समझ चुके हैं कि कार्बन एटम 1 के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है H और OH का ग्लूकोज के अंदर, उसके बेसिस पे हम एनोमर्स डिफाइन करते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म के।
तो इसके अंदर जो एक लिंकेज होगी, मान लो ये जो ब्रांच चेन वाली लिंकेज है, इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसके अंदर इस ग्लूकोज का कार्बन एटम 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन एटम 4 आपस में लिंक होगा थ्रू ऑक्सीजन, और जो फॉर्म होगी इसकी या एनोमर होगा वो होगा अल्फा नेचर का। वहीं अगर दूसरी लिंकेज देखें जो ब्रांच चेन की या फिर जो इसी ग्लूकोज की इस ग्लूकोज के साथ लिंकेज है, उसके अंदर अल्फा फॉर्म ही प्रेजेंट होगी दोनों ग्लूकोज की। देन जो लिंकेज होगी वो होगी इसका जो कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 1 और इसका जो कार्बन एटम 6 आपस में लिंक हो रहा होगा ग्लूकोज का। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ में हमारा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होती है अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के अंदर। Next one is cytine consists of. Options are N-acetylmuramic acid and acetylglucosamine, then D-glucose unit, and last one is N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine. So इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी N-acetylglucosamine के जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो सैकराइड्स हैं वो आपस में एक लॉन्ग टर्म फॉर्म करते हैं हमारा चिटीन बनाने के लिए। और चिटीन क्या होता है, कैसे यूज आता है, वो हम पूरे लेक्चर में शुरुआत में ही समझ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा 1,2 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा 1,4 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट एंड अल्फा 1,2 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट। जिसने हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था वो आसानी से आंसर दे देगा, ये होगा बीटा लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट। और इसमें बीटा में भी कौन सा, बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो ग्लूकोज मैंने आपको बताया किससे कनेक्ट होते हैं आपस में, ग्लूकोज के जो पार्टिकल हैं हमारे वो आपस में कनेक्ट होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। और ये जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये हमारा जो सेलुलोज होता है उसके अंदर कौन सा होता है, बीटा 1,4 या फिर 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑफ बीटा अमाइलेज होने के कारण ये हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इजीली हम मार्क कर सकते हैं। So this is about the today's 25 set of questions related to carbohydrate, जो कि आपके मेरे को लगता है सारे कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यूजफुल रहे होंगे। और आपको और भी वीडियोस चाहिए जिनसे आप CUET, PG, CFT, IR, FCI, फूड एनालिस्ट, FSSAI गेट और मैनी मोर जो फूड और डेयरी रिलेटेड एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी कर सकें, साथ में फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, तो आई विल सजेस्ट यू टू मस्ट विजिट आवर फूड टेक ऑनलाइन ऐप, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेंगे ही और बहुत सारे अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, जिनमें से एक के बारे में हमने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था। So I will recommend you to must visit our Food Tech online app, and you will get something from there definitely. So this is about today's session. Thank you for listening. I hope this will be helpful for you.